जनरली मोटिवेशन एक ही है कि संघर्ष जो है ना वो एक अंधेरा है, उसका कोई मापदंड नहीं है। यूपी के इंटरव्यू का एक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं शेयर करता हूँ। हम बाहर गैलरी से आ रहे थे, उन्होंने अंदर बैठते ही पूछा आप जिस गैलरी से आए हैं उसमें किन महापुरुषों की फोटो लगी है, मुझे ये बता दीजिए। इंटरव्यू में ये है कि बेसिकली वो डर है ना, वो डर दूर होना है। वो ये समझ ले कि कोई 2 या 3 अनजान लोग जो मेरे ही बैच के हैं, मुझे पता नहीं है, मैं उनसे पहली बार मिलने जा रहा हूँ बस। वो एक ऐसा क्वेश्चन था कि उसको क्लियर आ नहीं रहा था, लेकिन उसने अटेम्प्ट कर लिया उस क्वेश्चन, और उसमें सर बाद में क्वेश्चन पे क्वेश्चन पुट अप हुए, लास्ट में उसको चुप होना पड़ा, उसने बीच में सॉरी भी नहीं बोला। उनटा का टेक्निकल किसी में भी हो, अगर मुझे वहाँ से कुछ नई चीज़ सीखने को मिल रही है तो मैं वापस उसको रिवाइज करूंगा, मैं अपनी कॉपी में भी उसको देखता हूँ। जब मैं घर जाती हूँ तो घर वाले मेरे ऊपर प्रेशर, मतलब पड़ोसी प्रेशर बनाते हैं, और ऐसा महसूस मेरे घर वालों से ज्यादा प्रेशर मेरे को पड़ोसी का होने लग गया। अल्टीमेटली ये कि सर मेरा ये मानना है कि सफलता एक ही चीज़ है कि अपने माँ बाप के चेहरे पे ना जो मुस्कान है ना, इन सिलेक्शन होता है तो वो अलग ही रौनक होती है सर, वही मोटिवेशन है। सर इंटरव्यू का मैं बताना चाहूँगा सर कि इंटरव्यू में 3 लोगों का पैनल होता है। एक तो बोर्ड के चेयरमैन खुद आरपीएससी के मेंबर होते हैं, बाकी टेक्निकल मेंबर होते हैं उसमें। तो जनरली सर अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरा जैसे टेक्निकल का कुछ क्वेश्चंस मैंने रिजेक्ट कर दिए थे कि सर मुझे सॉरी सर माफ़ी चाहूँगा, मैं अभी याद नहीं कर पा रहा, मेरा ये जवाब था सर। कंटिन्यू 3 क्वेश्चंस का मेरा ये जवाब था। लेकिन इंटरव्यू को सर आप मैन्योर कर सकते हो, आपकी जो प्रीवियस जॉब है, आप कहाँ किस इंस्टीट्यूट से आप पढ़े हो, वो सारी चीज़ें आप अपने बारे में बताओ जब ये बात शुरू हो जाती है। तो मेरा जैसे मैं बताऊं सर कि मेरी प्रीवियस जॉब थी, मैं सब इंस्पेक्टर था बीएसएफ में, फिर मेरा डेपुटेशन एनडीआरएफ में रहा, तो वो मेरा लगभग 7 ईयर्स की जॉब रही। तो उन्होंने जब मेरे बारे में पूछा तो मेरे डेफ में भी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉरम में वो चीज़ें मेंशन थी। तो उन्होंने वहाँ से सर क्वेश्चन पूछे कि अच्छा आप वहाँ क्या करते थे। तो हर जो लगभग हर आदमी जो प्रीवियस ऑलरेडी जॉब में है उससे ये क्वेश्चन आने वाला है कि वहाँ आप क्या करते थे, आप वहाँ से क्यों आना चाहते हैं। तो मेरा सर वहाँ था कि आप एनडीआरएफ में क्या करते थे, तो मैंने बताया कि सर हम फ्लड्स में, साइक्लोन, अर्थक्वेक में, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे रेस्क्यू ऑपरेशंस में काम करते हैं। तो मैंने बोला ये, इसीलिए मैंने फ्लड, अर्थक्वेक सारे नाम लिए, और वहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल फ्रेम हो गया जो मुझे भी उम्मीद थी। उन्होंने पूछ लिया कि अच्छा अर्थक्वेक में वहाँ पे सर एक बोर्ड भी होता है, जैसे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं 3 लोग, सामने एक बोर्ड लगा हुआ होता है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप जो है फोकस और एपिसेंटर के बारे में बताओ डायग्राम बना के। तो मैंने सिंपल अर्थ का डायग्राम बनाया, उसमें फोकस और एपिसेंटर मेंशन करे। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है आप उसको रफ कर दीजिए, आ जाइए। फिर वापस बैठ के फिर वो चीज़ें जॉब से रिलेटेड 1-2 और क्वेश्चन आए कि बीएसएफ क्या काम करती है, बॉर्डर पे इंजीनियर्स का क्या काम है, स्पेशली एनडीआरएफ में वहाँ। तो वो चीज़ें आप वहाँ काम कर रहे हो, तो मुझे नहीं लग रहा बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात। आप उसी में स्कोप ढूंढो कि इंटरव्यूअर को वो चीज़ें आप डिलीवर करो कि उसमें से क्वेश्चन उसको क्यूरियस वो बन जाए कि उसी में से क्वेश्चन फ्रेम आपके हों। तो वो मेरे जनरली सर मेरी प्रीवियस जॉब से 2-3 क्वेश्चन मैंने एक्सपेक्ट भी करे थे, और वो वहाँ पे आए भी, मैं उसको अच्छे से जवाब दिए। फिर सर टेक्निकल की बात आई, तो टेक्निकल में सर मेरा टोर्स का कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, तो वो मैं नहीं कर पा रहा था अच्छे से, तो मैंने डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया कि सर मैं याद नहीं कर पा रहा। और मैंने 3 क्वेश्चन, एक एफएम का क्वेश्चन था वो भी मैंने स्किप करा। फिर उन्होंने आगे से पूछ लिया कि अच्छा आप क्या पढ़ के आए हो, आपकी मतलब कौन सा सब्जेक्ट आपके बेस्ट है। तो वो मेरा जोन आ गया सर। फिर मैंने बताया उनको सर सॉइल मैकेनिक्स है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, सर्विंग है। तो वहाँ से फिर सारे क्वेश्चन फ्रेम है। फिर उनमें सर मैंने बिल्कुल वो गलती नहीं करी। वहाँ जो क्वेश्चन थे वो एकदम अच्छे से उनको प्रेजेंट किया, मतलब वो भी कन्विंस हुए कि हाँ ठीक है, जो आंसर्स हैं उसमें आपको ऑनेस्ट रहना है। मतलब आप ऐसे नहीं कि आप वहाँ पे गलत बयानबाजी और गलत चीज़ें, आप बिना तथ्यों के आप चीज़ें प्रेजेंट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको नुकसानदायक रहेंगी। तो इंटरव्यू का यही रहा सर मेरा जो अनुभव है। जी सर। एक तो आपको ये पता नहीं होता कि टेक्निकल के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कौन से सब्जेक्ट के हैं, तो आपको तैयार तो सब करके जाना होगा अगेन। और
दूसरा, आप जहाँ जॉब कर रहे हैं अभी करंट, जिस लोकेशन से आप हैं, जिस लोकेशन से हैं, जनरली नहीं पूछते हैं, लेकिन जॉब का पूछते पूछते वो मतलब आ जाता है कहाँ से आपने स्कूलिंग करी है क्या नहीं है, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे मेरे को डायरेक्टली गुजरात का ही पूछ लिया, गांधीधाम का क्या फेमस है, मुंद्रा के अंदर किस चीज़ की फैक्ट्री है। तो मैंने कहा सर ये तो इतना तो क्या पाइप्स की फैक्ट्री है, तो आप बताओ वो HDP पाइप और ये DI पाइप में क्या डिफरेंस होता है। ऐसे कुछ भी कॉमन क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन आया कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी संसद की साइट पे गए थे, संसद का काम चल रहा था उस टाइम, तो उन्होंने लेबर के कान में क्या बोला, मतलब लेबर से क्या बात करी उन्होंने। मैंने कहा सर क्या करी होगी, अब ये बताओ। तो आपको कॉमन सेंस होना चाहिए क्या वहाँ साइट पे और बाकी आपके जो काम चलते हैं उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। क्योंकि वहाँ लेबर ने हेलमेट लगा रखा था, अब जनरली नहीं लगाते हैं लोग, तो क्या हाँ सेफ्टी को लेके, एनवायरनमेंट को लेके, तो ये चीज़ कॉमन सेंस है। मतलब उसमें आप कुछ भी याद करके नहीं जा सकते, इमीडिएट थॉट प्रोसेस है आपका कि आप क्या आंसर करोगे। और उनसे बहुत ज़्यादा वो भी नहीं होते, वो आपको जस्ट टेस्ट चेक कर रहे होते हैं, फिर वो टेक्निकल को हैंड ओवर कर देते हैं कि अब आप सर बात करेंगे, तो वो डायरेक्टली जिसमें जनरली जो एक्सपर्ट होते हैं वो पूछ लेते हैं। मेरे पूछा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है, उसका डायग्राम बनाओ, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का आपने पूरा बता दिया मोटा मोटी भी ऐसा ऐसा होता है। उसमें आपको फिगर्स नहीं बताने कि भाई ये इतने ये है, बस बेसिक चीज़ पूछ रहे हैं वो। और जनरली कि आपके घरों में खारा पानी आता है जैसे, तो उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, तो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। उसमें कुछ भी डरने की हड़बड़ाने की, वो जो पूछेंगे या तो आपको आएगा या नहीं आएगा, आप सॉरी कह के आगे बढ़ जाओ। उसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फॉर्मूला रट के जा रहे हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। जनरल जो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए अगेन। और जो करंट अफेयर्स हैं जैसे कोई, वो आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए राजस्थान के बारे में या फिर नेशनल लेवल पे। बाकी आपसे वो डिबेट नहीं करवाएंगे कि आप बताओ ये अच्छा है ये बुरा है, ये किया तो ये अच्छा है क्या सरकार का डिसीजन, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो सर एक बात और है यहाँ पर कि आपने मॉक इंटरव्यू भी दिए हैं, तो मॉक इंटरव्यू का कितना बच्चे को बेनिफिट मिलता है, देने चाहिए, कितने देने चाहिए, और क्या ओवरऑल उसका नंबर ऑफ मॉक इंटरव्यूज देने चाहिए आपको। जिस इंस्टीट्यूट से आप जुड़े हुए हैं, कोचिंग सेंटर से, जैसे आप इंजीनियर्स एकेडमी से जुड़े हुए हैं, तो आपको उस कोचिंग सेंटर के लिए बिल्कुल फेथफुल रहना पड़ेगा। आप इधर उधर नहीं कि आज मैं उधर जा रहा हूँ, जो चीज़ यहाँ हो रही है वही चीज़ बाकी लोग कर रहे होंगे, यहाँ हो सकता है बेटर वे में कर रहे हो, आप इतने टाइम से जुड़े हुए हो, तो आपको जो माहौल वहाँ मिलेगा वो एक बार आपको दिखने को मिल जाएगा माहौल कि भाई वहाँ कैसा टेंस माहौल होता है। यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही होती है, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो सेम पूछ नहीं सकते, लेकिन आपने यदि 15 मॉक इंटरव्यू दे दिए तो आपके 15 सब्जेक्ट्स हैं, मोटा मोटी आपके सारे जनरल चीज़ें कवर हो जाएगी। कि किसी इस बार आपसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में पूछ लिया, किसी ने अर्थक्वेक के बारे में पूछ लिया, किसी ने ऐसा, तो अनटच्ड पोर्शन नहीं रहेगा आपको जो आपको तैयार करना पड़े। उसमें आपको जो नहीं आया आपने जाके पढ़ लिया कि इसका आंसर ऐसे करना है। तो कोई भी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बैठा होगा तो आपको, और जो HR पोर्शन होता है स्टार्टिंग का, वो आपका बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं है, वो आपका इमीडिएट जो आपका कॉमन सेंस है उसी से आंसर करना है। उसमें आप बिल्कुल ही प्रोडक्टिव नहीं करके चल सकते कि ये सवाल आएगा, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, वो आपको बिल्कुल ही अपने कॉमन सेंस से, मतलब गलत जवाब और किसी के खिलाफ किसी के पावर, मतलब उसके कि भाई ये अच्छा है ये अच्छा कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है। जो आपको लगता है कि ये अच्छा है तो। सर एक बात और है मेरी यहाँ पर, हम बच्चों को ये गाइड करते हैं और उस टाइम पर भी बताते थे, आप इंटरव्यूअर को, आपको नहीं पता वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है या फिर उनका क्या स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, क्या वो पूछने वाला है, क्या उनकी एक्सपेक्टेशन है, तो हम कैंडिडेट को बताते हैं, स्टूडेंट को बताते हैं कि आप इंटरव्यू को अपने हिसाब से नेविगेट कर दें और नेविगेट करके अपने आप अपने जोन में लेके आ जाएं। तो उसके लिए आप बच्चों को क्या टिप्स? सर ये जो आपने नेविगेट वाला बताया, मेरे केस में भी 100% वही वर्क किया कि मैं ड्यूरिंग हमारे मूक इंटरव्यू में सर कोविड का बड़ा वो था, तो मैंने भी सर इंजीनियर्स एकेडमी से मूक इंटरव्यू जो ऑनलाइन रन किया था सर। उस टाइम में गेस्ट फैकल्टी था इंजीनियरिंग कॉलेज बाड़मेर में, तो मुझे सर ये जो चीज़, जब पहले मॉक इंटरव्यू नहीं दिया था मैं ये लाइन सुन चुका था, जैसे आज अभी आपने लाइन बोली उनसे मेंस का होगा जिसका सिलेक्शन की तैयारी करेंगे, तो उनको भी पता है ये लाइन, लेकिन सर प्रैक्टिकल वहाँ जाके कैसे परफॉर्म करना है ये टफ रहा। तो इसमें सर मैंने रेगुलर मॉक ऑनलाइन थे, मैं उसमें सीरियस रहता था। मोस्टली ड्रेसिंग स्टाइल सर बड़ा रोल करती है, आप उठ पटांग कुछ नहीं पहन के जाओ, जो ड्रेसिंग है आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए, फॉर्मल्स में है तो फॉर्मल्स बैठने के लिए, वो जैसे आप अंदर इंटरव्यू के पैनल में जाओगे तो फर्स्ट वही हो जाएगा। टाई लगानी तो अच्छे से लगा के जाओ, मतलब ऐसे नहीं किसी ने लगाई नहीं लगी वो मैटर नहीं करता, ब्लेजर पहनना है तो आराम से पहन के जाओ उसको। फर्स्ट इंप्रेशन तो यही था, मेरी फर्स्ट तैयारी ये थी क्योंकि मैं ऑलरेडी टीचिंग कर रहा था, एक पढ़ाओ तो मेरा पार हो गया।
दूसरा पड़ाव था कि सर जाते ही अब सामने वाला जानना चाहता है आपके बारे में, यही है सर। तो नेविगेट करने के लिए सर मुझे ये था कि मैं जैसे ही बैठा और मेरे पास जस्ट ब्रीफ का बोला कि आप ये नाम वाम ये सब बताएं, करंटली मैं ये गैस पे करती हूँ। मुझे ये जरूर था कि मैं जो सब्जेक्ट बताऊंगा सर, क्योंकि उन्होंने मुझे पूछ लिया कि आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मेरे ये दिमाग में था सर जो मैं पढ़ाता हूँ वो मुझसे से पूछेंगे, वो भी मैं बता दूंगा। लेकिन मैंने सर थोड़ा सा चालाकी की कि मैंने वो सब्जेक्ट बता दिए जो मैंने एक दो बार पढ़े होंगे, और जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा जो मैं रेगुलर पढ़ाता था। जैसे मान लो सॉइल का मेरे मास्टर्स कर रखी है, मैंने सॉइल का बताया, लेकिन उसके साथ में मैंने कहा सर क्वेगन विंड और डिजाइन का। तो मुझे जस्ट यही बोला कि आप यहाँ चेयर पे नहीं बैठोगे, आप बोर्ड पे जाओ, क्योंकि सर लिंक होता है कि आप पास कौन सी जॉब कर रहे हो, प्रेजेंटली उस टाइम पे क्या जॉब करते हो। जनरली जो टॉपर्स है या मान लो करंटली कोई ना कोई जॉब जरूर कर रहा होगा उस टाइम, कब रिजल्ट आए क्या पता, कितना टाइम लगे वो मैटर नहीं। उस टाइम पे मुझे जैसे ही उन्होंने बोला कि आपको बोर्ड पे जाना है और आपको वहीं पे रहना है, तो मुझे सब फर्स्ट जो टेक्निकल जो चीज पूछी थी सर आरसीसी, तो मुझे जब बताने को मिला ना मौका सर नेविगेट करने के लिए, तो मैंने वो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बताया जो मैं करंटली उसी टाइम पढ़ रहा था या उसी टाइम पे बच्चों को भी पढ़ा रहा था। तो मैंने वही पाले की बॉल दी हूँ, और उन्होंने जस्ट मुझे वही पूछा, मैं वहीं जाके मुझे बोला रिटर्निंग वॉल का पूरा रेनफोर्समेंट डिटेल बता पूरा, और ऐसे बताना है कि हम तीनों स्टूडेंट मतलब बेसिक जो आपकी स्ट्रेंथ है उससे आपको इंटरव्यू को इम्प्रेस करने के लिए सब वो पक्का 10 मिनट में या 15 मिनट में जरूर देंगे मौका। सर ने बताया कि 3 बार इन्होंने बोला सॉरी सर, लेकिन चौथी बार इनको मौका दिया तो ये सर उसको छोड़ नहीं पाए, उसको तो ग्रैब कर लिया कि नहीं मैं अब नहीं छोड़ूंगा इसको। तो ये सर 100% ट्रू है सर, आईएएस का हो चाहे किसी भी, जब भी आप इंटरव्यू का प्रैक्टिस करें तो हमेशा ये कोशिश करें कि ये अपने पार्ट में कैसे लेके आए। दूसरा सर रवि सर का क्वेश्चन था कि टेक्निकल प्लस जो नॉन टेक्निकल है, जो नॉर्मल कॉमन सेंस और जनरल नॉलेज जहाँ से आते हैं, जहाँ जॉब कर रहे हैं, वो तो 100% आना चाहिए। उसका डे बाई डे क्या करना है, यूट्यूब पे सर्च करना है जितना हो सके। मॉर्निंग में जैसे अपन रील्स देखते हैं तो जिस चीज़ की देखते हैं उसके बारे में पता होने लग जाता है। तो मैंने भी यही किया था सर, मैं बाड़मेर था तो मुझे जनरली लिग्नाइट माइंस का, सोलर प्लांट का, विंड का, मुझे तालु का पूछ लिया सर, जो नॉन टेक में पूछ रहे थे कि बाप में भड़ला में कितने मेगावाट वाट का है। मैं वो तहसील तक मेरे को याद थी उस टाइम। मैं जनरल न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते मुझे पता है कि अपने पाले में आएगा, मेरे से पूछेगा 100% पूछेगा, उस एरिया में आ रहा हूँ मुझे 100% पूछेगा वो, क्योंकि वहाँ उस टाइम वेस्टर्न राजस्थान में ये रिन्यूएबल एनर्जी का डेवलप होने में ऑन प्रोसेस था, तो मुझे वो तैयारी मैं करके गया था। तो ये तो सर बेसिकली है डेफिनेटली कि आप इंटरव्यू की आपको जानने के लिए तो वो रख रहा है 10 मिनट का 15 मिनट का, वो डिपेंड करता है सर टाइम ड्यूरेशन। प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि सर सुबह जाते हैं, कब होगा ये भी नहीं पता, 6 फ्री होंगे, 7वां नंबर आएगा, 8वां आएगा, फिक्स होगा। किसी का इवनिंग में भी होता है, किसी का मॉर्निंग भी होता है। उस टाइम पे वो जो आवर्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है अपने कॉन्फिडेंस के लिए। उस टाइम ज़्यादा कोई चीज़ की टेंशन नहीं लेना है, अपने को अंदर जाना है और इंटरव्यू दे के आना है। मेरे सर लगभग 52 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 72 में। मुझे बेसिकली ये कि मैं जिस जॉब में वर्क कर रहा था मुझे उसी को डेडिकेट था। मुझे अपार्ट फ्रॉम मेरे जो रोल थे, उससे पूछा कि भाई गांधीनगर में क्या फेमस है, तो वो आपसे ही जानना चाहते हैं कि आप कोई खंकोलना चाह रहे हैं कि आप में से कोई चीजें निकले, मैं फिर उससे पूछूं आपकी। तो ये है सर, नेविगेट तो होना ही चाहिए। यहाँ पर सर एक सवाल और कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर मतलब पिछली बार का एक्सपीरियंस बता रहा था, मेरा इंटरव्यू 20 मिनट हुआ और एक मेरा बैचमेट था उसका इंटरव्यू 45 मिनट तक चला। तो क्या टाइम से बात का लेना देना होता है कि इंटरव्यूअर को कैंडिडेट पसंद आया, उसकी डेप्थ में चले गए, उसके मार्क्स ज्यादा देने की संभावना है या कुछ ऐसा कुछ, या क्या कहना है इसके? चीज क्या है कि उनको भी नहीं पता चलता, वो सुनते रहते हैं, टाइम निकल जाता है। फिर अगला जो क्वेश्चन उनको पूछना है वो तो पूछेंगे ही। ये क्वेश्चन उनका ज्यादा टाइम लग गया तो उससे कोई वो नहीं कर सकता। अंदर बैठते ही पूछा आप जिस गैलरी से आए उसमें किन महापुरुषों की फोटो लगी है मुझे ये बता दीजिए। तो आपको थोड़ा सा अटेंटिव रहना चाहिए, कौन से विट्रीफाइड टाइल्स लगी है, ये बिल्डिंग जो है वो आरसीसी की है या लोड बेयरिंग है,
थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको लगता है कि भाई मेरे को होना चाहिए, या फिर जो कर्टेन्स लगे हुए हैं वो किस टाइप के हैं, मतलब थोड़ा सा जो सिविल रिलेटेड है वो पूछ सकते हैं आपसे। प्रेजेंस ऑफ माइंड एक्टिव हाँ हाँ, कि अब जहाँ से आए हैं क्या नहीं है। क्वेश्चन आपसे यूपीपीएससी यही इंटरव्यू में। और भी कोई पॉइंट सर जो आप ऐड करना चाहे, जो लगता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और भी कोई आपने इंटरव्यू दिए हो इसके अलावा, और उनका भी कोई एक्सपीरियंस आप बच्चों को बताना चाहिए। आरपीएससी ये तो है ही है। आरपीएससी एएस में मेरे 46 मार्क्स थे। मैं क्या है सर, पहले 5 इयर्स पीएसयू में था, तो बेसिकली मेरा इंटरव्यू थोड़ा उसी अराउंड रोल हुआ। इंटरव्यू में मैं ये कहूँगा सर कि वहाँ टोकन सिस्टम है, नाम वगैरह कुछ नहीं चलता है, शायद उनका टोकन नंबर से चलता है। एक मेंबर आरपीएससी का वो चेयरमैन रहता है, वो नॉन टेक्निकल पूछते हैं, 2 टेक्निकल मेंबर्स रहेंगे। नाम वगैरह वो कुछ नहीं पूछेंगे, वो जो नॉन टेक्निकल जो चेयरमैन रहेगा कमेटी का, वो नाम के अलावा सब कुछ आपको जान लेगा, क्या काम करते हो, कहाँ से आए हो, और उसी अराउंड वो क्वेश्चन पूछ लेगा। उन तीनों के पास ऐसी इसलिए वो मार्क देते रहते हैं, क्वेश्चन पूछते रहते हैं, मार्क देते रहते हैं। और बेसिकली अगर कोई प्रीवियस जॉब्स में है, जितने भी उस अराउंड या तो पूछेगा, और या फिर वो इस बैकग्राउंड से आया है, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट, अदर स्टेट है तो वहाँ से पूछ लेगा। यही है सर। और बाकी जैसे अपन मेंस में टेस्ट सीरीज पे जा रहे हैं, इसका टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट ही है, मॉक इंटरव्यू ही है। मॉक इंटरव्यू बहुत ज़रूरी है। इंटरव्यू में ये है कि बेसिकली अपन ये मतलब इंडियट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझे कि वो डर है ना, वो डर दूर होना है। वो ये समझ ले कि कोई 2 या 3 अनजान लोग जो मेरे ही बैच के हैं, मुझे पता नहीं है, मैं उनसे पहली बार मिलने जा रहा हूँ, बस ये समझ के चला जाए। टेक्निकल में वहाँ कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करवाएंगे वो। ज्यादातर चीजों के बारे में सबने अच्छी चीजें तो बता ही दी है। अभी टेंस माहौल भी हो जाता है इंटरव्यू, थोड़ा टेंस माहौल हो गया था, 1-2 गलत जवाब दे दिए थे। ओवरऑल ये कहना चाहूंगा कि पॉजिटिव रहो, मैन से लेके तक पॉजिटिव रहना है। तो टेंस माहौल क्या रहा, थोड़ा सा मतलब उसको अलग डालो आप। गलत जवाब दे दिए थे, उनको ऐसा लगा कि कम समय में हार दे दिया, मेरे को लगा कि मेरे को ज्यादा समय नहीं, पर 1-2 गलत है, बाकी के आंसर सही थे, टेक्निकल आंसर दिया थे। स्टार्टिंग में ये नंबर पे सर ये कहना चाहूंगा कि आरपीएससी इंटरव्यू में 50% to 80% मार्क्स मिलते हैं। एक रेंज उनकी डिसाइड है, मैक्सिमम मार्क्स है वो 80% मिलेंगे, चाहे आरएएस हो चाहे ईएन हो, मैक्सिमम 80% तक वो जाते हैं। मिनिमम 50% जाते हैं, 60 नंबर मान लो, मिनिमम 50% पे जाएंगे, 45-50 उससे कम नहीं जाएंगे वो। नहीं पर एक स्टूडेंट थे जी। जो सर 24 मार्क्स आए थे। मेरा एक दोस्त था एक्चुअली, हम सब लोगों से बात करते हैं सर, जो अपने नियर होते हैं कि भाई तेरा हो गया, कैसा हुआ, क्या क्या हुआ, क्या पूछा नहीं पूछा, वो मॉनिटर करते हैं क्लोजली। तो सर भूपेंद्र यादव सर उस टाइम चेयरमैन थे आरपीएससी के, उनका ही बोर्ड था सर, तो बहुत अच्छे इंटेलिजेंट थे सर। मुझे लगता है कि मैं कहीं 19 हूँ तो वो मेरा दोस्त 21 था तैयारी के लेवल में, हम दोनों अच्छी दोस्ती थी। उनका हुआ भी नहीं, 2-3 नंबर से सर उनका अटक गया, उनके 24 नंबर ही थे इंटरव्यू में, और वैसे उनके अच्छे मार्क्स थे, अगर 24 की जगह उनके 30 होते 35 होते तो सिलेक्शन उनका हो रहा था। तो उसमें हुआ यूं कि सर वो चला गया, अच्छा बढ़िया एकदम। तो सर एक बेसिक क्वेश्चन पूछा कि आपको 4 पिलर पे एक छत डालनी है, आपको सामुदायिक भवन जैसे गांवों में जनरली बनते हैं उस तरह का आपको बनाना है, तो आप कितना स्टील दोगे उसमें। तो वो एक ऐसा क्वेश्चन था कि उसको क्लियर आ नहीं रहा था, लेकिन उसने अटेम्प्ट कर लिया उस क्वेश्चन को, और उसमें सर बाद में क्वेश्चन पे क्वेश्चन पुटअप हुए, लास्ट में उसको चुप होना पड़ा, उसने बीच में सॉरी भी नहीं बोला। उन्होंने क्वेश्चन पूछते गए, टेक्निकल जो एक्सपर्ट थे, और वो आंसर देते गए, फिर पूछा, वो उलझ गया, मतलब उससे उस सिचुएशन में फंस गया, और वो लगभग 4-5 मिनट उसके खराब हो गए, और मतलब काफी डिमोरलाइज हो गया। तो इस तरह की सिचुएशन में सर मतलब वो जो पैनलिस्ट हैं वो बहुत सीनियर लोग हैं, और एक बात दिमाग में हमेशा रखनी चाहिए सर कि वो हमें रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठे। अगर हमारे में 2 अच्छी चीजें उनको दिख रही हैं तो वो हमें सेलेक्ट करने के लिए, अच्छे मार्क्स देने के लिए बैठे हैं वहां पर।
तो सॉरी बोलना मेरे हिसाब से गलत एक पर्सपेक्टिव नहीं है। अगर हमें नहीं आ रहा या अपन गलत जवाब दें, ब्लफ करें सीनियर लोगों को, तो वो कहीं ना कहीं बैकफायर करता है सर। तो ये एक इंसिडेंट था। मैंने गलत जवाब दे तो दिया और फिर मेरे को खुद को आ गया गलत क्या है। उसी से रिलेटेड अगला पूछा, मैंने कहा सॉरी क्या पीछे, तो मैंने कहा सर गलत से नहीं होता। हाँ नहीं, कई बार वैसे भी कहावत है कि शेर है ना, अटैक करने से पहले 2 कदम पीछे जाता है। तो आप वो लॉयर लगा के एक बार चलते फिर निपटाएंगे यार। बहुत ही बढ़िया सर। और कोई ऐसा डिस्कशन जो इंटरव्यू से रिलेटेड अपन को करना हो? एक मेरे को टेस्ट सीरीज के मौके पर भी एक चर्चा करनी है सर, कि जो टेस्ट सीरीज जो अपना पिछला पॉइंट था कि टेस्ट सीरीज जो अपन अटेम्प्ट करते हैं और जो अपन टेस्ट पेपर बनाते हैं, इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए, और जो टेस्ट सीरीज आपने दी है उसका कितना रोल रहा है इसके? ये पॉइंट थोड़ा सा पहले मौके पे बता देता हूँ सर। ज्यादातर डिस्कशन हुआ है, ज्यादातर लोगों का 3-4 लोगों ने तो बताया प्रीवियस जॉब में, जब सबकी जो हम जैसे फ्रेशर से, राजकुमार का भी फ्रेश ही था, तो हम लोगों के लिए भी ऐसा नहीं है कि भैया उनसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे। आपका बैकग्राउंड आपने कहाँ से किया है, जो जो अपने टेक्निकल का है उसमें आपको कोई इशू नहीं आ रहा तो आप मना कर सकते हैं। और जो आपसे जर्नल पूछेंगे वो आप कहाँ से आ रहे हो, जैसे मेरे से पूछा था, गन्ना का पूछ लिया था, करौली में पांचना बांध क्यों फेमस है ये पूछ लिया था। ऐसा कोई हार्ड भी नहीं होता उनका, वो भी देख लेते हैं कि सामने वाला बंदा अगर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है तो उसको सामने वाले को वो चीज प्रेजेंट करनी आनी चाहिए। और उसने देखा है कि ये बंदा 18 है, वो पूछ भी रहा है कि आपने इस बीच में क्या किया है, क्यों किया है, तो समझ में आ रहा है कि भाई उसका नॉलेज उतना ही रहेगा, तो उतना ही जाता है, वो भी इन डीप नहीं जाता है आपसे, उतनी बातें करता है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो सॉरी बोलिए, आगे निकल। सेम सबके साथ में होता है, मैंने भी 3-4 क्वेश्चनों पे सॉरी बोला है सर, होता है सबके साथ। घुसने का कोशिश मत करो जबरदस्ती कि उसको कुछ दे देता हूँ, वो बहुत टाइम से वही चीजें कर रहे हैं सर। और टेस्ट सीरीज का सर मेरा ये रहा था, कोचिंग के साथ मैंने फॉलो अप करने को ट्राई किया था। पहले सेक्शनल होते थे तो मैं वो सब्जेक्ट कोशिश करता था कि पढ़ के आऊँ उस टाइम पे, और जैसे कोचिंग टेस्ट ले रहा है उसके साथ में ही उन्हीं सब्जेक्ट को पढ़ करके और अटेम्प्ट करने का कोशिश करूँ। अगर कहीं कोई गलती हो रही है तो उसको जा करके हैंड टू हैंड आंसर शीट मिल जाती है, उससे जा करके देखता था, एनालिसिस करता था। मार्क्स तो बाद में आते हैं, लेकिन आप इवनिंग में जाकर उसको एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि पेपर के जस्ट बाद आपको आंसर की मिल जाती है कन्वेंशनल वाली कोई। आपका कोई स्टेप मिस हुआ है, आपने क्या मिस किया है, कोई फॉर्मूला आप भूल गए, क्या चीज करनी थी उस टाइम पे, उनमें मैं उस प्रोसीजर को एक बार लिखता था, वापस से उसको कहीं पे लगा देता था कि 2-3 दिन तक मैं इसको देख पाऊंगा, फिर चाहे उसको फाड़ के अलग से कर दूं। फॉर्मूले अगर मैं भूल गया तो एक अलग मैंने बना रखा था, उसमें मैं लिख लेता था। और जो नॉन टेक जो सब्जेक्ट्स थे उनमें अगर मेरे दिमाग में कुछ चीजें ऐसी थी कि नई चीज उसमें आई है, जो लेता है कोचिंग कुछ नई चीजें आती हैं, तो उनको भी मैं कोशिश करता था कि उसको नोटबुक में भी नोट कर लूँ, नॉन टेक या टेक्निकल किसी में भी हो। अगर मुझे वहां से कुछ नई चीज सीखने को मिल रही है तो मैं वापस उसको रिवाइज करूंगा, तो मैं अपनी कॉपी में भी उसको देख पाऊँ। या कोई क्वेश्चन ऐसा था कि जहाँ से आया है उस पर और मैं बना नहीं पाया, तो मैं उस पर कुछ ना कुछ टैग करता था, या तो उस पर गोला मार के लाल पेन से कर देता था कि मैं इसको अटेम्प्ट करूंगा, मैं और रिवाइज करता था। या कोई कन्वेंशनल की बुक है उसमें देखता था कि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बना पाया था तो उसको रेड मार्क कर दिया, मुझे वापस से आने में उसमें थोड़ा ईजी रहता था। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे, आरसीसी का एक फ्लो होता है कि भाई आपको इसमें चलना है, उस फ्लो को आप अगर फॉलो करते जाओगे तो नीचे तक एकदम आंसर आपका आना ही आना है। तो कई बार वो फ्लो टूट जाता है, वो फ्लो ना टूटे उसके लिए कुछ क्वेश्चंस का मैंने एक वही बना रहा था, अपने हाथ से हिंदी में लिख रहा था। मेरे को पहला स्टेप ये, सेकंड ये, थर्ड ये, वो प्रैक्टिस भी करता था। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के अलावा ये प्रैक्टिस भी थी कि आपको थ्योरी माइंड में क्लियर होनी चाहिए, ये अटेम्प्ट करते हुए आगे बढ़। सर इसमें मॉक ये टेस्ट सीरीज है सर, बड़ा रोल करती है। जनरली क्या है कि सर स्टूडेंट क्या है, एग्जाम दे के फ्री हो जाता है, फिर उसको पटक देता है, वापिस संडे आता है, फिर वापिस टेस्ट आ जाता है। पहले वाला जो किया ना सर उसको देखता ही नहीं, जनरली ऐसा सर केस है। मेरा ये मानना है कि टेस्ट देने के बाद घर जाओ, आराम से रिलैक्स करो, लेकिन जो चीज आपने गलती की ना उसी पे एक वाइट पेज लेके पिनअप कर दो कि मैंने इस टेस्ट में ये चीज गलत हुई। वो आपने मतलब 3 घंटे का जो टेस्ट दिया है और सिर्फ एक वाइट पेज लगाना है, और वो 10 मिनट आपको मेंस का जब हो रहा है एग्जाम प्रिपरेशन, और वो वाइट पेज आपको पढ़ लिया आपने एक बार,
तो मुझे नहीं लगता कि आपने तीन घंटे जो एग्जाम दिए हैं टेस्ट सीरीज, वो एक मंथन है सर। ये चीज मिस हो रही है काफी, मैंने भी मिस की है सर। इनिशियल मैं भी टेस्ट देता था, मेरी कोई रैंक 240 यहाँ आती थी, तो मैं सोचता था यार क्या करूं, रैंक का 200 के आसपास आती थी। यहाँ पर टेस्ट हाँ, और ओवरऑल 4 है वैसे। ओवरऑल 4 है सर। ये मैटर नहीं करता कि आप जनरली के, लेकिन कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं सर, वो आपको किसी पड़ाव में कब चेंज हो जाए ये मैटर। 2 टेस्ट लेके छोड़ दिए थे क्या आपने? लेकिन सर हमने ऐसा है कि सर छोड़ने का कारण ये था, दूर से आते थे, रहना वहना थोड़ा ये भी था, लेकिन हमने एक कंटिन्यूटी ये रखी थी कि आपके जितने भी टेस्ट होते थे सर, मैं हार्ड बाउंड सारे फोटोकॉपी करा के अपने पास रख लेता, और वही सेम प्रोसीजर चाहे कहीं लाइब्रेरी में बैठ के अटेंड करो, चाहे यहाँ इंस्टीट्यूट में आके अटेंड करो, लेकिन आपका 3 घंटा जो दे रहा है वो सेम मैथोलॉजी होना चाहिए जो आप मेंस की प्रिपेयर। तो मंथन जो है वो सर जरूरी है। ये सर नहीं बताया कि वो वापस उसी चीज को स्टेप में हिंदी में लिख के, देसी भाषा में लिख के, जरूरी थोड़ी अपन को तो पढ़ना है, देसी भाषा में लिख दो एक शॉर्ट नोट का भी छोटा नोट, और वो क्या काम कर जाए। रिवीजन जो है वो लास्ट 1 महीने में 15 दिन में आप सारे सब्जेक्ट को मतलब हमारे दोनों के बीच में ऐसी शर्त लगती है कि एक दिन में सोम हो जाएगी क्या। ये सर इंजीनियर्स एकेडमी के टेस्ट, इसकी कॉपी ये चेक करता था, इनकी ये चेक करता था। हाँ, हमारे ऊपर बर्डन नहीं था, हम दोनों कॉपी। हाँ, बस यहाँ से पेपर और कॉपी ले जाते थे। शायद हाँ नहीं। तो सर सेम है सर, यहाँ पे भी अगर इंस्टीट्यूट में जो भी बच्चे अभी टेस्ट दे रहे हैं सर, मेरा उनका यही सजेशन है कि आप जैसी टेस्ट हो उसके बाद 1 घंटा 2 घंटा जैसी फ्री हो, टाइम आपने इतना माथा खपा के और आपने लिख के आए हैं, और 10 मिनट निकाल के सिर्फ इतना सा लिखना है कि ये क्वेश्चन मेरे से गलत क्यों हुआ, ये फॉर्मूला याद नहीं था, या मैंने अटेम्प्ट गलत कर दिया, बस 2-3 लिख के कम से कम 15 दिन कोशिश करी भाई, आजा रूम पे आजा, तैयारी करेंगे। टेस्ट सीरीज के बराबर मेहनत है, अच्छा फ्रेंड ढूंढना। सर लास्ट अगर मेरे हिसाब से हर कोई दोस्त अभी आज जो हम बैठे हैं तो हर किसी को पता है कि जब वो एग्जाम सेंटर पहुंचा था, तो अपन ऑलरेडी ना ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो मम्मी पापा तो साथ चलेंगे नहीं, तो ऑब्वियसली बात है फ्रेंड सर्कल ही चलता है। फ्रेंड सर्कल चलता है तो हमेशा एक रोल जरूर करता है कि वो सुबह जब नहा धो के तैयार होके अब एग्जाम देने जा रहा है, दही की है तेरे गलती मत, मैं मेरे गलती नहीं करेंगे। तो ये भी एक तरह से इंडिविजुअल जो है, मतलब आप लोगों की आपने स्टोरी सुनाई, मतलब मैं तो उससे बहुत बड़ा भावुक हूँ। दोस्ती के लिए मतलब ये सब कुर्बान करना का मतलब परिवार के बारे में है सर। आज के लिए में सब लोग अपनी दुनिया में इतने खोए हुए हैं कि मतलब अच्छा करना तो दूर की बात, न्यूट्रल भी नहीं रह सकते, बुरा करने के लिए लगे हुए हैं पीछे से। जनरली मोटिवेशन एक ही है कि सर मेरा ऐसा मानना है कि संघर्ष जो है ना वो एक अंधेरा है, उसका कोई मापदंड नहीं है। जैसे इन्होंने 6 एग्जाम दिए हैं तो 6 में से 3 हुए, लेकिन बाकी के जो 3 है ना बहुत कम पूछते हैं। सर ने पीएचडी करके या जो उस टाइम चल रहा था स्ट्रगल संघर्ष, तो ये कभी कोई फ्रेंड ही जो है वही आके ये पूछता है कि तैयारी कैसी। बाकी मेरे हिसाब से ये है कि सर संघर्ष का कोई मानदंड नहीं। मैं 4 साल से घबरा हूँ, उसका मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। वो कह रहा है मैं 6 साल से तैयारी कर रहा हूँ, या मैंने 10 एक एग्जाम दे दिए फिर भी नहीं हो रहा। लेकिन सर जनरली क्या है कि एक ह्यूमन नेचर है कि जो सनशाइन चमक होती है ना सर ताकि वो लोगों को अट्रैक्ट करती है। सर को अट्रैक्ट करी, सर का अलग अट्रैक्शन है पब्लिक के लिए पीएचडी में जाके, हमारा अलग अट्रैक्शन है। लेकिन सर आपने जो मिला उसको एक्सेप्ट करके और विथ मतलब लाइफ और वर्क को बैलेंस करके इतना खुशी से रिग्रेट नहीं करना है कभी। आज पॉडकास्ट कर रहे हैं। डिमोटिवेट किया था, मैं बता देता हूँ। तो बच्चे जैसे पीएचडी में सेलेक्ट होंगे, उनको डिमोटिवेट करेंगे बहुत सारे लोग कि अरे कहाँ आ गया, तुझे दोबारा एग्जाम देना चाहिए। ये होता है, बहुत सारे लोग आपसे नहीं किस कारण बस कहते हैं, मुझे नहीं पता। ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई ये नहीं समझे कि पीएचडी डब्ल्यूआरडी या पीआरडी कम डिपार्टमेंट, या जो जेवीएनएल में भी तैयारी कर रहे हैं बहुत सारे लोग वो कम डिपार्टमेंट, कोई नहीं समझे इस बात को। बहुत अच्छा है। और सर ये जीवन में हर जगह पे आपको लोगों से तो बातचीत करनी ही पड़ेगी। इनको सरकार पैसा दे रही है तो लोगों की सेवा के लिए तो आपको करना पड़ेगा। रात को 9 बजे भी कहीं पे अगर कोई इशू आता है तो आपको जाके खड़ा रह के काम करवाना पड़ेगा। अगर कहीं पे कोई डैमेज हुआ है तो आपको जाना पड़ता है, जेई के भरोसे भी नहीं छोड़ सकते, आपको खुद को जाना पड़ेगा। कोई बड़ा
कई बार तो सर ऐसा होता है कि पाइपलाइन डाली जा रही है, और अभी हुआ था मेजर हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें अगर बारिश का टाइम था तो वर्कर्स उसमें दब गए मिट्टी में। सर कई बार चीजों को ऐसे छोड़ भी नहीं सकते आप, आपको 10 बजे जाना पड़ेगा, 12 बजे कॉल आएगा तो 12 बजे जाना पड़ेगा। एक मैं इंसिडेंट बताता हूँ सर, मेरा जब प्रीवियस जहाँ मेरी पोस्टिंग थी, वहाँ पे लोग रात को क्या करते थे कि पानी को डाइवर्ट कर लेते थे खेतों में चलाने के लिए। तो एक दो दिन मैंने ऐसे ही हवा छुड़ा दिया कि वो एएन ऐसा है कि वो रात को चेक करने आ जाता है और एफआईआर करवाएगा। तो उससे सर फायदा ये हुआ कि जो मेरा पानी जो खेती में जा रहा था ना, वो खत्म होकर के मेरे पास आने लगा। मैं गया एक भी दिन नहीं हुआ, बस कर्मचारियों के बीच में कर दिया मैं आज जाऊंगा। तो खबर फैल जाती है, एक दो कर्मचारी होते हैं जो कहीं ना कहीं पहुंचा देते हैं उस चीज को। छोटी ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं सर। एक दो बारी मैंने ऐसे भी किया, जैसे ये तो रियल लाइफ इंसिडेंट है, जैसे कि बीच में आप कुछ कहीं पे बदमाशी हो रही है, आप थोड़ा सा आगे पीछे होकर के उन चीजों कर दीजिए, जो आपका फिक्स शेड्यूल है उसके आगे पीछे होकर कीजिए। लोगों के बीच में ये रहेगा हमेशा कि ये पागल है यार, कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो आपका जॉब जैसा है वैसे आपको ढलना पड़ेगा, नहीं ढलोगे तो सर दुनिया से पीछे रहना ही। तो ऐसा कोई नहीं समझे कि भाई पीएचडी इस तरीके से, डब्ल्यूआरडी इस तरीके से, इंदिरा गांधी नहर पे लोगों को समस्या आती, सब जगह है सर। अगर जैसे सीएम साहब का बजट होता है, ये लोग 5-5 दिन तक पीडब्ल्यूडी वाले सोते नहीं है, मैंने देखा है वो। सबके साथ में सर प्रॉब्लम, सबके साथ में, ऐसा कोई नहीं समझे कोई डिपार्टमेंट कम नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है, सेम सैलरी है। हो सकता है थोड़ा सा आपको वर्कलोड ज्यादा हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी जगह पे आप पोस्टिंग रहेगी आप पे वर्कलोड कम रहेगा, हो सकता है किसी जगह पे पीडब्ल्यूडी में वर्कलोड ज्यादा हो, डब्ल्यूआरडी में बिल्कुल नहीं हो। तो ये सब जगह का सब डिवीजन टू सब डिवीजन वेरी करता है, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी नहीं, डिवीजन टू डिवीजन या सब डिवीजन टू सब डिवीजन भी वेरी कर जाती है। ऐसा कोई लोड लेके नहीं चले। मेरा तो एक बात और है सर, वो आप कह रहे थे, जो आपने बड़ी बात कही, सिलेक्शन तो सबको दिख रहा है, लेकिन जो सिलेक्शन नहीं हुआ, जो एग्जाम दिए, फेल हो गए, वो मेहनत किसी को नजर नहीं आ रही। एक अपने स्टूडेंट थे मुल्तान, क्या थे आप, शायद वो एमबीएम से ही, मैं कंफर्म नहीं पूछ रहा हूँ, उन्होंने 16 एग्जाम की डीवी कराए हैं। वो ये तो पूछा ही मत दिए कितने, कह रहे हैं 16 में उनका फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ, और 17वें एग्जाम में रीको में है अभी, वो रीको में ना रैंक 1 है। कई बार ऐसा होता है कि सर मैंने 16 डीवी कराए होंगे तो मेरे को यही याद नहीं मैंने एग्जाम कितने दिए, और एक उस टाइम पर कोई मेरे पास नहीं आया, अब एक ही बात पूछते थे, सिलेक्शन हुआ नहीं, सिलेक्शन हुआ कि नहीं। और उस संघर्ष की कहानी कोई नहीं पूछ रहा कि मैंने 4 साल मेरी जिंदगी के कैसे मैं मतलब डिप्रेशन तक की मेरी स्थिति आ गई, और क्योंकि अगल बगल वाले भी अपन को ज्यादा परेशान करने लगते हैं, घर, मोहल्ले, परिवार, सोसाइटी, वो हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं। तो बच्चे जितने भी है उनको मतलब इन सब डरना नहीं है, और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में एग्जाम देना है, ताकि हो जाएगा सिलेक्शन। और मिनिमम लेवल पर कंपटीशन है पिछले 15 साल का सर, राइट। हाँ, और शायद इस पर नहीं हुआ तो फिर कभी भी नहीं होगा, ये भी इसकी इम्पोर्टेंट बात है। दे नहीं पाएंगे, हाँ। इसमें सर एक ही मौका है कि ये कोई एग्जाम, जो मैंने पहले भी बताया सर, ये कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम है नहीं, डिग्री का एग्जाम है नहीं, आईआईटी और ये इसका कोई एग्जाम है नहीं, गेट निकले नहीं निकले, ये वो एग्जाम नहीं है। ये एग्जाम है आपकी जॉब, और यस और नो, इसमें आपको ये प्रीटी श्योर होना चाहिए कि ये आगे मैं दे नहीं पाऊंगा। इससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है सर। अगर आपको मतलब बाई हार्ट के मेरे को आरपीसी आईएन ही बनना है, क्योंकि जनरली क्या है कि सर हम में से सारे बैठे हैं जो होमनेस, मतलब हम चाहते हैं कि हमारे खुद के घर के आसपास रहें, ऐसी इमरजेंसी हो तो 3 घंटे में हम घर पहुंचे। अल्टीमेटली ये है कि सर मेरा ये मानना है कि सफलता एक ही चीज है कि अपने माँ बाप के चेहरे पे ना जो मुस्कान है ना, वो सफलता एक ही चीज है कि इन सिलेक्शन होता है तो वो अलग ही रौनक होती है सर, वही मोटिवेशन है। एक बड़ा मजा आता है। मेरा रिजल्ट का ये था कि मेरा रूममेट नहीं बताया, मुझे एक्सपेक्ट था कि जनरली हम एग्जाम देके गए थे, इसने बोला तेरा पेपर अच्छा हुआ तू टॉपर बनेगा। तो मेरा जैसे रिजल्ट आया और इसने बोला कि 4थी रैंक आई, और मैंने कहा वापस चेक कर भाई कोई गलत हो गया होगा। फिर इसने बोला स्क्रीनशॉट भेजा, अरे भाई तेरा रोल नंबर क्या कि 4 ही लिखा हुआ है। यूजुअली क्या था कि अपने जब आईएन का रिजल्ट, आईएन का जिस भी एग्जाम का आरपीसी में बेसिकली ऐसा था, अभी तो पता नहीं क्या पैटर्न है, कि जिस दिन इंटरव्यू खत्म होता था उस दिन रात को 12-1 बजे वो आ जाता था फाइनल होके कि भाई ये लिस्ट है। पर हमारे केस में उस दिन नहीं आया था, अगले दिन उसके अगले दिन आया था, एक या दिन या मे बी एग्जैक्टली 27 नवंबर को आया था, एग्जैक्टली 27 नवंबर को आया था। और उस दिन वो जब रिजल्ट 9-10 बजे करीब आया होगा,
और मेरे पास मेरा फोन नहीं था, टूट गया था किसी कारणवश। तो किसी ने रिजल्ट देखा, देख के फिर मेरे पिताजी को बताया कि उनका सिलेक्शन हो गया। तो उन्होंने मेरे को बताया, मैंने कहा नहीं नहीं रिजल्ट तो आया नहीं है। क्या नहीं आ गया होगा, मेरे पास फोन है किसी का। मैंने कहा नहीं 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 आया होगा। तो मन ये कह रहा है कि नहीं यार नहीं आया होगा तो कैसे चलेगा। तो हाथ ऐसे कांप रहे हैं, किसी से फोन मंगवाया, मैंने कहा देखो यार दूसरा कह रहा है पता नहीं कौन है क्या है, खुद ने देखा। और वो क्या होता है, मतलब वही होता है ना, जितने टाइम आप तैयारी कर रहे हो तो उस टाइम आपको बॉर्डर होता है, और जब सिलेक्शन हो जाता है तो फिर यही होता है कि थैंक गॉड हो गया, बस हो गया। नहीं ऐसा नहीं होता है। वो बाद में कहते हैं लोग कि ये तो होना ही था, टोन बदल जाती है बाद में तो। पर खुद को जो फील आता है ना वो ये था, ओके फाइनली हो गया, शांति होती बता नहीं कभी फाइनल होने दो, और इसको सेटल हो जाने दो पीडीएफ को। इससे बड़ा फाइनल नहीं होता। नहीं कई बार वो फेक वाले चलते। हाँ नहीं सही है। तो अपन थोड़ा उस बात को भी मानते हैं ना यार कि किसी नजर ना लगे, वो सब अपन दिमाग में रखते हैं। मैं पटना में था जब, एक लड़की नहीं वो कह रही थी कि सर जब मैं घर जाती हूँ तो घर वाले मेरे ऊपर प्रेशर, मतलब पड़ोसी प्रेशर बनाते हैं। अपन पिछली साल वाले इवेंट में बोल रही थी, और ऐसा महसूस मेरे घर वालों से ज्यादा प्रेशर मेरे को पड़ोसी का होने लग गया। और ऐसा लगने लगा कि यार ये ज्यादा सक्सेस है और मैं तो तैयारी कर रही हूँ। वो लाइन भी बोल रही थी कि एक डिब्बा मिठाई अफसर उनके घर भी भिजवानी है, हम पहले उनके दीवाने थे अब वो हमारे दीवाने हैं। क्या होता है जैसे अपन सिलेक्शन होते ही टोन चेंज हो जाती है लोगों की। अब अपने जो साथ के बंदे सेलेक्ट होते हैं, जब व्हाट्सएप पे एक नया ट्रेंड चलाता था कि जिसका बर्थडे होता है उसको स्टेटस पे लगा देते, किसी साथ का सिलेक्शन हुआ है उसको लगा देते। एक दो बंदे थे हमारे साथ के, चरण का आया था रैंक 4, एक दो बंदों का और सिलेक्शन हुआ। गेट में एक मित्र है हमारा, उसका रैंक 4 आया था, इंडिया रैंक 4। कई सारे लोगों के साथ सिलेक्शन होते थे, हम लगाते थे, उस पर लोग लेकर के कमेंट डालते थे तेरा कब होगा। मेरे पास अभी भी फोन में पड़े कि तेरा कब होगा। मैं भाई आने दे टाइम, टाइम आएगा ना जब तू लगाएगा मेरा, जब बता दूंगा आज मेरा हो गया। तो सर ये चीजें तो भोगनी पड़ता था, वो टाइम ऐसा होता है। और उतने स्ट्रगल के बाद जैसे पता नहीं रखेंगे आप नहीं रखेंगे भाई, दिनेश जी को हमेशा शायद इनका लेडी लक काम करता है। इनकी शादी थी 22 तारीख को या 23 तारीख को, 3-4 तारीख को एग्जाम था। और मेरा जब रिजल्ट आया था उस दिन मेरी जो हल रात होते हैं वो था। तो मेरी बीवी हमेशा ऐसा बोलती है कि मेरा लक था जो आपको जॉब लगी। तो मैंने कहा कम से कम ये तो हुआ। पहले तेरी कुंडली में भैया सब यमराज और कालराज बैठे हुए थे, उन्होंने कुंडली पीछे करी हुई थी राहु केतु जैसे लोग, फिर वो बदलिए इसलिए हुआ है। अब लक्ष्मी ये तो ऑब्जेक्टिव हुआ है। और भी कोई पॉइंट जिस पर अपन को सर चर्चा करनी? एक थोड़ी सी एडवाइस है कि जैसे आप पढ़ते हैं कोई सब्जेक्ट, उसमें डायरेक्ट हार्ड क्वेश्चन ना लगाएं। कई लोगों को इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो सीधा सिविल सर्विसेज का 30 नंबर का क्वेश्चन लेके बैठते हैं, फिर कहते अरे यार अब तो कुछ पढ़ा ही नहीं। आप पहले इजी क्वेश्चन लगाएं, कोचिंग के क्वेश्चन लगाएं, उसमें फेथ करें, पुराने क्वेश्चन लगाएं, वो लगेंगे तो लगाएं। इस 5 महीने में नहीं लग रहे तो आपको कोई जरूरत नहीं है। यूपीएससी में तो कट ऑफ ही 200 जाती है 500 में से, वो तो किसी ने नहीं किया, खाली क्वेश्चन ही बनाया, वो आंसर उसका पता नहीं किसने किया है। तो डायरेक्टली वहां बड़ा क्वेश्चन में बैठ जाते हैं कई बार, तो वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो कर देता है, अरे यार ये सब्जेक्ट तो मेरे को आता ही नहीं है। ये थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक सा जो अपने को आता है वो चीजों पे बिल्कुल इंटेक्ट रहे आप। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये भी कर लूं वो भी कर लूं, जैसा होता है। जैसे आपने कहा है ना ये पॉइंट की हार्ड और वो सब लोग लगे रहते हैं। पिछली बार क्या हुआ है कि सर 40% का क्राइटेरिया है ना, जैसे ट्रेंड चल रहा है 40% का क्राइटेरिया भारी पड़ने वाला है अगर हो गया तो। पिछली बार 40% पे गर्ल्स कैटेगरी में सबका सिलेक्शन लगो नॉलेज में हुआ है, 100% ये हुआ है। तो ये लेकर के नहीं चले, स्पेशली गर्ल्स कैटेगरी में पेपर का स्तर भी बढ़ेगा तो 40% के लिए भी आपको कई बार हो सकता है आप सिलेक्शन की जद में नहीं।